बने हुए हैं कि जो अपने ऑफिसेज को रन ही कंसल्टेंसी फीस लेके कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इस चीज़ की टेंशन इसलिए नहीं होती कि हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यूके में अगर हम देखें तो आपको हार्डवर्क का आउटपुट अच्छा मिल जाता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, आप वही मेहनत पाकिस्तान में करो, वही मेहनत भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस की, वीज़ा प्रोसेस की फीसेस भी पे करनी होती है, यूनिवर्सिटी की फीसेस पे करनी होती हैं। तो वो हम उनसे नहीं पकड़ते, बल्कि हम उनको यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट्स देते हैं। हम एक गलत बात नहीं करते कि हम पे डन बेस पे, हम हालांकि हम अपनी इस सर्विसेज को डन बेस पे बना सकते हैं। हम 10 से 12 लाख इस चीज़ पे चार्ज कर सकते हैं कि हम आपको डन बेस पे वीज़ा लगवा के देंगे। अगर 10 में से किसी एक के अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मेज़बान, आपका होस्ट अतहर ज़ाही ट्रू टैलेंट का पहला पॉडकास्ट और सबको वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आज हमने अपने पहले पॉडकास्ट की खुशी में केक कटिंग सेरेमनी की, जिसमें रीजनल मैनेजर ट्रू टैलेंट ब्रांच फैसलाबाद के मिस्टर अवैस इस्माइल ने शिरकत की। ये पॉडकास्ट मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हम उन्हें वेलकम करेंगे, और वो स्टूडेंट्स कैरियर काउंसलिंग हो या स्टूडेंट स्टडी वीज़ा हो, उस पे हम जो है वो मुख्तलिफ उनकी लाइफ्स पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमारे साथ आज मौजूद हैं रीजनल मैनेजर जो हैं मिस्टर अवैस इस्माइल, जिनका नाम अगर कंसल्टेंसी की दुनिया में लिया जाए तो उनका कोई सानी नहीं है। आए हम उनसे आपको मिलवाते हैं कि वो किस तरह से उनका जो है वो सिलसिला स्टडी से लेकर यहाँ तक जो कि स्टूडेंट्स को कामयाबी के साथ उनकी मंजिल तक पहुँचाना है, वो कैसे शुरू हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे? जी मैं भी ठीक। सर सबसे पहला सवाल जो कि मैं आपसे कर सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो मुबारकबाद देता हूँ क्या हुआ कि कि चूँकि आप लोगों को पता है कि ये मिस्टर अतर जो है ये हमारी कंसल्टेंसी जो हमारी चेन है उसका हिस्सा है, ठीक है। तो और इन्होंने चूँकि आज एक इनिशिएटिव लिया और अपना एक पहला पॉडकास्ट ये करने जा रहे हैं। और ये जैसा कि आपको पता है कि इंसान जितना भी हो जाए, लेकिन आजकल के दौर में डिजिटल मीडिया पर इन होना ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। और इन्होंने जैसे कि हम तो इनको अपने ऑफिस के अंदर भी, ये हमारे ट्रू टैलेंट हमारी जो ब्रांड है उसका एक फेस है। और इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और मैं इनको जो है वो बड़ी मुबारकबाद देता हूँ और बेस्ट विशेज़ है इनके लिए कि ये अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये आपकी नवाजिश है। तो सर जैसा कि हम अपने पॉडकास्ट का पहला आगाज़ करने जा रहे हैं, हमने केक कटिंग सेरेमनी की और अल्लाह ताला के नाम से इसका आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि सबसे जो मेन वजह थी आपका इस शोबे में, इस काम में, इस फील्ड में आने की, क्या चीज़ थी? किस चीज़ ने आपको कायल किया कि आप जो हैं कंसल्टेंसी की दुनिया में आए और बच्चों के कैरियर काउंसलिंग करें? जी, सबसे पहले तो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल पहले की बात है कि जब मैंने इस फील्ड के अंदर अपना स्टेप लिया और मैंने इसको स्टार्ट किया। तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद मेरा ये माइंड था, जैसे हर बंदे को होता है कि मैंने जब जैसे ही मैंने स्टडी कंप्लीट किया तो कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई बिजनेस इस तरह की किसी ना किसी काम के अंदर इंसान इन्वॉल्व हो। तो मेरी ट्राई डिफरेंट फील्ड्स में थी, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि हम इस काम की तरफ आए और मुझे इस काम में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का मुझे मौका मिला। तो इस तरह 2021 में अक्टूबर या नवंबर का टाइम था कि जब मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद विद द बेस्ट ऑफ टाइम अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और हमारा चूँकि पहले एक छोटा सा ऑफिस था, उसके बाद हमारी टीम बिल्डिंग हुई और हमने एक अच्छा स्टार्ट किया और फिर अब अपना ये पैशन भी यही बन चुका हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। फिर ट्रू टैलेंट में आने का क्या आपका था कि ट्रू टैलेंट से आपने जो है क्या मतलब? बस ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बाकी भी इंसान के जो सोर्सेज होते हैं कि इंसान कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहा होता है या काम ढूंढ रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला को क्या मंजूर होता है ये इंसान को यही पता। बेशक, कोई शक नहीं। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल जो कि मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपके ऑफिस के बारे में एक बहुत बात जो है वो मशहूर है कि आप लोग कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज नहीं करते। क्या आया वाक़ई ऐसा है? जी, उसकी रीज़न ये है कि हम चूँकि डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि मार्केट के अंदर अगर आप चले जाएँ तो वो डिफरेंट ऑफिसेज़ बने हुए हैं कि जो अपने ऑफिसेज़ को रन ही कंसल्टेंसी फ़ीस लेके कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इस चीज़ की टेंशन इसलिए नहीं होती कि हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जब हमारे स्टूडेंट का वीज़ा लगता है, उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली, देन यूनिवर्सिटी हमें पे करती है। तो इस वजह से हमें स्टूडेंट को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग
डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ काम नहीं कर रहे होते, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, उनको इस चीज़ की टेंशन होती है कि हमने स्टूडेंट से कंसल्टेंसी लेनी है। वो हर स्टेप पे स्टूडेंट से कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं। अगर आपने उससे एप्लीकेशन प्रोसेस करवाई है दैन वो आपसे फ़ी चार्ज करेंगे। अगर आपने कैश रिक्वेस्ट करवाना है दैन भी आपसे फ़ी चार्ज करेंगे। अगर आपने वीज़ा फाइल करवाना है दैन भी आपसे वो फ़ी चार्ज करेंगे। लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करते। हम तो स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब हो, और हमें यूनिवर्सिटी पे करते हैं अलहमदुलिल्लाह। सर मेरा यहीं से आपसे एक सवाल उठता है कि बच्चा फिर हेजिटेट क्यों करता है कि वो कंसल्टेंसी फीस नहीं ले रहे, तो इधर कुछ तो गड़बड़ है। वो मार्केट की वजह से है कि देखें स्टूडेंट समझता है क्योंकि उस चीज़ को हम भी जब इस फील्ड के अंदर नहीं आए थे तो हमें भी नहीं पता था कि कंसल्टेंसी फील्ड क्या होती है, लोग कैसे मैनेज करते हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो स्टूडेंट्स को लगता है ये कि कंसल्टेंट बैठे हैं वो हमसे फी चार्ज करेंगे देन वो अपना सारा सिस्टम चला सकते हैं। उनको इस चीज़ का पता नहीं होता कि सिस्टम कैसे रन कर रहा है। ठीक है, तो हमें जब यूनिवर्सिटी पे कर रही है, जब हम स्टूडेंट को ये बताते हैं कि भाई आप इस चीज़ के बारे में वरी ना करें कि हम कैसे कमा रहे हैं, हमें यूनिवर्सिटीज़ पे कर रही हैं, आप अपना प्रोसेस करवाएं, दैन फिर उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। वो विदाउट एनी हेजिटेशन फिर प्रोसेस करवाते हैं जब उनको चीज़ को रियलाइज़ हो जाता है कि अब ये यूनिवर्सिटीज़ को चार्ज कर रहे हैं बजाय इससे कि वो हमें चार्ज करें। जी, तो स्टूडेंट्स आप सब सुन रहे हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रू टैलेंट फैसलाबाद से जो है इजीली अपना प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। जी, तो सर अगला मेरा सवाल आपसे ये इस बारे में है कि आप जो है मेन किस कंट्री को डील करते हैं? क्या आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एवरीथिंग के ओनली यूके? नहीं, हम यूके को भी डील कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी कर रहे हैं, कनाडा को भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारे डिफरेंट जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस से अगर हम एक वीज़ा रेशो का हिसाब लगाएं तो यूके के मुकाबले में उनकी वीज़ा रेशो बहुत कम है। ठीक है, और इस वजह से और एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर्स देखा जाए देन भी यूके ज़्यादा अफोर्डेबल है। इस वजह से हम यूके को ज़्यादा कर रहे हैं। उस वजह ये कि देखें कोई भी हम किसी स्टूडेंट को उसका एडमिशन लेके चलते हैं तो ए टू ज़ी उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर उसके टिल वीज़ा बहुत टाइम चाहिए होता है। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एफर्ट करनी पड़ती है, टाइम लगता है, और जो हमारे एडमिशन ऑफिसर्स हमारी टीम बैठी है उनकी मेहनत लगती है, और जो स्टूडेंट है उसके पैसे लगते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो 6-7 महीने हमारे एक प्रोसेस को लेके चलते हैं और ऑन द एंड जो है वो हमें नाकामी देखने को मिले तो बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। मेरे ख्याल में इंसान जो लोग स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं या बाहर के मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके माइंड में, उनके दिल में एक क्रेज़ होता है कि हमने बाहर जाना है, और मेरे ख्याल में उनकी फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा होती हैं और उनकी अपनी भी एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ से, और वो उनका ड्रीम होता है उनका कि हमने एक गोल अचीव करना है, हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है और वहाँ जाकर हमने अच्छी कंट्री में जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जाकर हमने अर्निंग करनी है। जब ऑन द एंड ऑफ द डे उनका जब वो ड्रीम पूरा नहीं होता और उनको रिफ्यूज़ल या रिजेक्शन लग के आती है तो मेरे ख्याल में हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि स्टूडेंट सुसाइड करने तक चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप उस कंट्री को चूज़ करें कि जहाँ पे आपको लगता हो कि मेरी वीज़ा रेशो जो है वो 99% तक जाएगी या मैक्सिमम हो किसी भी कंट्री में। 99% आज यूके की है, कल वो नहीं होगी, लेकिन आप वहाँ पे अप्लाई करें जहाँ पे आपकी वीज़ा रेशो अच्छी है, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा वीज़ा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखें, या तो आपके प्रोफाइल मतलब ये तो बेहतर काउंसलिंग करने वाले को पता है ना। जी बिल्कुल, और या तो देखें स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनके स्टडी गैप 10-10 साल का होता है और फिर वो डिमांड ये करते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है या यूएसए जाना है। तो उनको मैं सजेशन यही देता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल चेक करें। अगर तो आप एलिजिबल हैं, आपका कंसल्टेंट जो है वो आपको बता रहा है कि आप एलिजिबल हैं, आप इजीली प्रोसेस हो सकता है, अच्छी प्रोफाइल है, देन तो आपको कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा रिस्क ले लें उसके ऊपर। आपको बजट का भी इशू नहीं है। अगर आपको बजट का इशू है, आपका जो है वो प्रोफाइल भी इतनी अच्छी नहीं है, आपने आइल्स भी नहीं किया हुआ, तो मेरे ख्याल में फिर आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। आप खामोश होकर अपना यूके में प्रोसेस करवा लें या तो किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएँ जहाँ पे वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप की वेट कर सकें। सर जैसा कि आप कंसल्टेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी कंसल्टेंसी के जो सफ़र है उसके दौरान कोई आपको कोई बड़ा इशू क्रिएट हुआ और आपने उसको बआसानी हल किया हो? क्योंकि ये कंसल्टेंट भी देखेंगे और स्टूडेंट्स भी देखेंगे। तो ये सब कंसल्टेंट्स का आपसे सवाल है क्योंकि आपकी सीनियरिटी ज़्यादा है, और स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन वो आएँगे आप। हमारे क्योंकि हम जब डील कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, आपका जो हर केस होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। जी, ठीक है। इस तरह क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम तक जो अभी दिसंबर 2023 तक डिपेंडेंट्स अलाउ थे, जीते डिफरेंट फैमिलीज जा रही थी, और इवन दैट में कुछ इस तरह के केसेस भी उन पर वर्क करने का मौका मिला कि हस्बैंड वाइफ की शादी हुई हुई है और जो फीमेल थी उसका
पहले एक शादी हुई भी थी, किसी से डाइवोर्स थी, ठीक है, उसका बच्चा था, उसको भी साथ ट्रैवल करवाना था, नया हस्बैंड जो था वो उसका फादर नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था। फिर इसी तरह एक और हुआ कि एक लड़की थी, उसका पहले वीज़ा फाइल किया, वो किसी और अपने हस्बैंड के साथ था, उसके डाइवोर्स हुई, दैन उसने जब अगेन वीज़ा फाइल किया, उसका रिफ्यूज़ल था पहले से, दैन उसने वीज़ा फाइल किया, वो नए हस्बैंड के साथ किया, तो फिर इंटरव्यूज़ हुए यूके की तरफ से। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमारे केस कामयाब हुए और बड़ा कुछ हमें वहाँ सीखने को मिला। सही हो गया। अच्छा सर, आजकल बड़ा एक बात जो है वो हवाओं में है कि एम्बेसी के इंटरव्यू कॉल हो रहे हैं। आप क्या इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं? आपका जो इदारा है वो इसको टैकल कर रहा है? क्या कुछ किया है अभी तक आपने? जी, बिल्कुल, हमारा अभी आज ही स्टूडेंट का वीज़ा भी आया है जिसका एम्बेसी का इंटरव्यू था, और मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बिग डील अगर कोई बंदा पढ़ने वाला है, उसको अपना सारे एजुकेशनल बैकग्राउंड का पता है, उसको उसको ये पता है कि मैंने यूके क्यों जाना है। ऑब्वियसली कोई बंदा सो के उठे और सुबह उसको ज़हन में तो नहीं आ जाता कि मैंने यूके जाना है। उसकी कोई थोड़ी-सी जो है वो रिसर्च होती है, उसने कोई यूनिवर्सिटीज़ देखी होती हैं। अगर एक बंदा 30-35 लाख लगा रहा है, तो वो उसको बैठे-बैठे थोड़ा ख्याल आ जाएगा ना कि मैंने यूके जाना है। वो थोड़ा सर्च करेगा, थोड़ा-सा वो देखेगा कि मैंने यूके चूज़ क्यों करना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाना, मैंने यूएसए चूज़ क्यों नहीं किया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, उसको पता होना चाहिए कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर वो नेक्स्ट जो पोस्ट चूज़ कर रहा है, ठीक है, अगर बिज़नेस कर रहा है, मैनेजमेंट चूज़ कर रहा है, तो उसको पता हो ना कि मैंने क्यों चूज़ किया। उसके मॉड्यूल उसको पता होंगे, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर उसको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें जब उसको स्टूडेंट को पता होगा, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टूडेंट फेल कर सकेगा। ठीक। अच्छा सर, बच्चे बहुत से कहते हैं कि हम वहाँ चले जाते हैं, हमें वहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चे की हार्ड वर्क जो है वो अफेक्ट करती है कि सारा कंसल्टेंट पे ही जो है वो कहा जाए कि थोप दिया गया है, कंसल्टेंट ही सब कुछ करेगा, वो हमें जॉब भी लगवाएगा? तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कंसल्टेंट आपको घर तक छोड़ के आता है? जी, देखिए मेरी बात सुनिए, कोई भी कंसल्टेंट है ना, वो आपको एक राह दिखा सकता है, ठीक है? आपको वो बता सकता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। आपकी आपकी बजट रेंज देख के आपको बता सकता है कि आप इस लोकेशन पे चले जाएँ, आप मैनचेस्टर में चले जाएँ, आप लंदन में चले जाएँ, आपकी वो बजट मैनेजमेंट देख के आपको बता सकता है। आपकी प्रोफाइल देख के बता सकता है कि तुम यहाँ पे फिट आ सकते हो, इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, हमारा आइल्स इतना चाहिए होगा, यहाँ पे चले जाओ। कंसल्टेंट आपकी लाइफ नहीं बना सकता, लाइफ आपने खुद अपनी बनानी है ना। जो आप देखेंगे एग्जाम्पल्स के जिन्होंने अपनी लाइफ जो सेट की है, वो कामयाब हैं, वो पाकिस्तान में रहकर भी कामयाब। यानी आप जरिया हैं। जी, हम एक ज़रिया है ना, हम आप हम हमें चूज़ करें या किसी और कंसल्टेंट को चूज़ करें, आप बाहर जाएँ, बाहर जाके मैं ये कह सकता हूँ, हाँ, थोड़ा-सा हम ये आपको दे सकते हैं कि देखें, पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, यूके में अगर हम देखें, तो आपको हार्ड वर्क का आउटपुट अच्छा मिल जाता है। अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करते हो, आप वही मेहनत पाकिस्तान में करो, वही मेहनत वहाँ पे करो, तो मेरे ख्याल में वहाँ आपको थोड़ी-सी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। जो अर्निंग करने वाला है, और इसकी जो मेन रीज़न क्या आती है, वहाँ जाके लोग कामयाब क्यों होते हैं? उसकी एक रीज़न तो ये होती है कि पाकिस्तान हमारा लिए ये है कि हमें कोई बंदा काम कर रहा है, किसी ने कोई फॉर एग्जांपल ढाबा खोल लिया, उसके ज़हन में पहली बात ये आती है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे। वहाँ जाके ये टेंशन नहीं होती। वो जो रिलेटिव्स होते हैं, अल्लाह खैर करे, वो भी यही काम कर रहे होते हैं और आप भी यही काम कर रहे होते हो। सुख इसमें डिफरेंस नहीं होता किसी में। सारे जो है वो एक ही साथ में खड़े हो गए, महमूद हो यार। तो वहाँ पे सारे एक साथ में खड़े होते हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। सारे हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई किसी पे एतराज़ नहीं करता। वही लोग शाम को मजदूरी करते हैं, दिन में मजदूरी करते हैं, शाम को वो गाड़ी के बैठ के जा रहे होते हैं अपनी। यू मीन टू से लेवल ऑफ थिंकिंग एंड हार्ट इज एवरीथिंग। ठीक। तो सर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऑफिस में आने के बाद सबसे पहला स्टूडेंट का होता है, CGPA एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? वो यूके ट्रैवल कर सकता है और एनी अदर कंट्री? लेकिन अगर तो किसी स्टूडेंट की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई बंदा पढ़ रहा हो और 2.3 CGPA, मेरे ख्याल में ये सबसे कम CGPA होती है, ठीक है। इससे अगर कोई नीचे जाएगा तो वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। इससे ऊपर CGPA होती है, 2.4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, आउट ऑफ 4 2.3 बिल्कुल 2.3 अगर किसी की CGPA है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम उसको यूके का वीज़ा लेके देंगे इंशाल्लाह। जी, तो नाजरीन, आप सर की बातें सुन रहे हैं, नंबर हमारा डिटेल से आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी, तो सर सबसे पहले स्टूडेंट, आपने CGPA की बात की 2.3, मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ 2.3। सर, कहा जाता है कि आइट्स के बगैर बाहर जाना नामुमकिन है, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? हाँ, आइट्स के
असल में मसला पता क्या, सवाल मेरा सिर्फ ये आइट्स के वक्त आर्ट्स के यार बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे जब कंसल्टेंट या हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वेरीफाइड एजेंट्स कह रहे हैं, क्योंकि एजेंट्स मैं नाम थोड़ा सा इस वजह से यूज़ नहीं करता कि ये एजेंट को लोग थोड़ा सा ना जब एजेंट का नाम आता है तो वो जहन में ये एक और चीज़ भी आती है कि फ्रॉड। क्योंकि सर जब मैं पहली दफ़ा इस शोबे में आया था, जब मैंने एजेंट का नाम सुना था, मैं उसे कोई चोर समझता। ये आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि ये हाँ, तो फिर एजेंट को एक जो हमारा जब लोगों के अंदर थोड़ी सेंस उनको आई और थोड़े जो एजुकेशन लोगों में आई, तो फिर उन्होंने एजेंट का नाम निकाल के ना फिर वो कंसल्टेंट पे आ गए, ठीक है। तो एजेंट एजेंट मेरे ख्याल में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि मेरे ख्याल में जो फ़र्क मुझे जो नज़र आता है एजेंट और कंसल्टेंट के अंदर, एजेंट वो होता है जो खुद आपके पैसे पकड़ता है, ठीक है। कंसल्टेंट पैसे नहीं पकड़ता। कंसल्टेंट आपको आपकी जो कंसल्टेशन करता है, बताता है, आपको रास्ता दिखाता है कि आपने करना क्या है। तो हम इधर बैठ के हम किसी से फी चार्ज नहीं करते। इवन दैट कि अगर किसी ने अपनी यूकेवीआई की हेल्थ इंश्योरेंस की वीज़ा प्रोसेस की फीसिस भी पे करनी होती है, यूनिवर्सिटी की फीसिस पे करनी होती हैं, तो वो हम उनसे नहीं पकड़ते, बल्कि हम उनको यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट्स देते हैं। हमने यूकेवीआई की पेमेंट करनी है तो हम उनके कार्ड से करेंगे, ताकि पेमेंट्स उनके हाथों से होंगी तो उनको किसी चीज़ का डाउट नहीं होगा और वो सेटिस्फेक्शन से अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे। रिस्पेक्टेड मिस्टर अवैज इस्माइल, MOI, बड़ा इसके बारे में सुना, ये क्या बला है MOI? MOI जो होता है ना वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी यूके की हैं कि जो MOI के बिहाफ पे एडमिशन्स दे रही हैं। आपका इसमें आपका वो पिछले सवाल का जवाब ही कंप्लीट हो जाएगा। आपने कहा था कि विदाउट आइल्स ऑप्शन है कि नहीं है। विदाउट आइल्स मीन कि MOI जो होता है वो एक लेटर होता है, ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी जो जहाँ पे आप पढ़ते हैं आपके डिपार्टमेंट का जो एक क्लर्क का ऑफिस होता है, वहाँ से आपको वो मिल जाता है। ये वो MOI जी देने वाली यूनिवर्सिटीज आपके पैनल। ये बिल्कुल हमारे पैनल पे है। इसके अंदर हमारे पास स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। फिर इसका थोड़ा सा प्रोसेस बच्चों को बताएं। बिल्कुल, आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर जाएं और वहाँ से उनको बताएं कि हमें MOI लेटर चाहिए। MOI लेटर लेने के बाद आपको जो है वो, लेकिन इस चीज़ में आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका स्टडी गैप जो है वो 2 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर 2-3 साल का आपका स्टडी गैप है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे कॉन्टैक्ट करें और अपना प्रोसेस करवाएं। तो आपका विदाउट एनी फ़ी चार्ज और किसी किस्म की जो है वो हम अपने प्रोसेस पर फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। टिल वीज़ा आपसे डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आपके वीज़ा तक हम आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं करेंगे और आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और अपना जो है वो कैरियर बैक करें। सर आपकी इन बातों से ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे अपना प्रोसेस स्टार्ट। अभी डॉक्यूमेंट्स दें, मैं टीम को कहता हूँ आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करती है और आपका जो है वो वीज़ा। ओके सर, उसके बाद एक जो MOI जो ये बना है, ये जो टेस्ट है, क्या स्टूडेंट्स को, बच्चे जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उन्हें वहाँ पे जो है बड़ी मुश्किलात का सामना होता है कि प्रोफेसर हाथ नहीं पकड़ा रहा, ये हमें नहीं दे रहा, तो क्या ये ऐसी चीज़ है जो बच्चों को इजीली विद इन 1 to 2 डेज और वीक मिल जाए? असल में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सम टाइम होता है ना, कोई भी सर्टिफिकेट्स होते हैं या कोई इंग्लिश का टेस्ट, जैसे डिफरेंट टेस्ट आते हैं। ऑक्सफोर्ड टेस्ट एक चला हुआ है और लैंग्वेज सर्ट है, टेफल है, डोलिंगो है, इस तरह के टेस्ट हैं। तो उनके लिए फीसेज होती हैं, फ़ी पे करनी पड़ती है, फिर अदन आपको टेस्ट के अंदर अपेयर होना पड़ता है। तो ये MOI पे इस तरह की चीज़ नहीं है कि आपको अपेयर होना पड़ेगा। ये सिर्फ उस तरह का लेटर है जिस तरह का एक रिकमेंडेशन लेटर होता है, ओके। ठीक है। उस तरह का लेटर आपने क्लर्क के ऑफिस में जाना और उसे बोलना है कि मुझे MOI कह दें आप उसको, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी इसे कहते हैं, वो बनवाएं, बना के, और वो एक क्लर्क भी बना देगा। वहाँ पे आपको किसी HOD या किसी प्रोफेसर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। क्लर्क के पास, उसके पास HOD के साइन भी पड़े होते हैं, वो स्टैंप होती है, वो आप स्टैंप लगा के दे देगा और आपका प्रोसेस इजीली हो जाए। उसने लिखना है सिर्फ, उसने पुश ID। सर आपके पैनल पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि स्टूडेंट सुनना चाह रहे हैं कि आप उसका गारंटेड वीज़ा लगवा के देते हो? देखिए, गारंटेड वीज़ा नहीं होता, क्योंकि हम एक सर्विसेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो सर्विसेज से काम में कोई चीज़ डन बेस नहीं होती, फिनिश प्रोडक्ट नहीं होती है। हम आपको सर्विसेज देंगे, वीज़ा देना बेसिक का काम है। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि आपको, चूँकि आपका वीज़ा 99% जो है वो बेस करा होता है आपकी कैश लेटर के ऊपर, ठीक है। हम स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि हम आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी उनको बता सकते हैं कि आप इनके अंदर अप्लाई करें और आपको इंशाल्लाह 90% आपका कैश कन्फर्म होगा और कैश यूनिवर्सिटी देगी। क्योंकि उसके बाद स्टूडेंट की खुद भी क्रेडिबिलिटी देखनी होती है कि जब यूकेवीआई में जाएगा, अगर यूकेवीआई इंटरव्यू कॉल कर लेता है तो वो कंसल्टेंट ने तो नहीं देना इंटरव्यू, ऑब्वियसली स्टूडेंट ने देना है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कंसल्टेंट तैयारी करवाएगा क्या? ट्रू टैलेंट फैसलाबाद तैयारी करवा रहा है? अब इस हम उसको तैयारी करवाएंगे, प्रिपरेशन करवाएंगे, देन उसको क्लियर करना उसकी मेहनत है, वीज़ा लगना उसकी वक्त है, हमारी तरफ से 100% मतलब सर आपका कहना ये है कि एक कंसल्टेंट का काम कैश लेटर तक, कैश लेटर तक। उसके बाद एम्बेसी के आदमी सारा चला जाए।
आप मतलब स्टूडेंट का प्रोसेस करते हैं, आप स्टूडेंट को गारंटी नहीं देते, नहीं, गारंटी नहीं दे, प्रोसेस अच्छा करें। प्रोसेस करेंगे अच्छा, और इंशाल्लाह हमारे जो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो पिछले 2 से 3 साल के अंदर अगर मैं बताऊँ तो हमने कोई कई 100 हमने जो है वो वीज़े फाइल किए हैं, जिसके अंदर कोई 2 से 3 वीज़ाज़ की रिजेक्शन लगी है। आप अंदाज़ा करने के रेशो कितनी कम है वीज़ा रिजेक्शन की। लेकिन फिर भी हम ऑनेस्टी पे बेस करते हैं, हम स्टूडेंट्स को वो लारा नहीं लगाते, गलत बात नहीं करते कि हम अपने डन बेस पे, हम हालांकि हम अपनी इस सर्विसेज को डन बेस पे बना सकते हैं। हम 10 से 12 लाख इस चीज़ पे चार्ज कर सकते हैं कि हम आपको डन बेस पे वीज़ा लगवा के देंगे। अगर 10 में से किसी एक की रिजेक्शन लग भी जाएगी, हमें तो फ़ायदा ही है ना कि हम 10 लाख ले रहे हैं एक बंदे से। लेकिन नहीं, जो चीज़ क्लियर है वो क्लियर है, ठीक है। हमने स्टूडेंट को वो गलत बात नहीं करनी। वीज़ा क्योंकि एम्बेसी ने देना है तो हमारे हैंड पे कुछ भी नहीं होता। हमने अप्लाई करना है, हम आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे। बाकी वीज़ा लगना एम्बेसी के हैंड पे, और मेहनत हम करेंगे इंशाल्लाह। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जो है आप स्टूडेंट को किस तरह से गाइड करते हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से? बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल, हम अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास देखें, काफ़ी जब हम स्टूडेंट का एक बजट बनाते हैं ना, उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट का जो बजट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट प्रोसेस करवाना चाह रहा है, एक 5 to 6 मिलियन से उसकी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट होती है और जाती है 10 मिलियन तक, 12 मिलियन तक भी जाती है। तो इसमें आगे आप स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो किस तरह मैनेज करेगा। 1 करोड़ रुपया रखना बैंक स्टेटमेंट के अंदर 2 माह तक बाउंड करके रखना बड़ा मुश्किल होता है, और किसी के पास उतने होते भी नहीं है पैसे। फिर ये होता है कि हम चूँकि डिफरेंट बैंक्स के अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके साथ हमारा जो है वो हेलो हाई होती है। देन हम उनको थोड़ा सा उनकी हेल्प आउट कर देते हैं ताकि उनकी बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो मैनेज हो सके, तो इस तरह वो मैनेज हो जाती है। सर, बैंक स्टेटमेंट जो अकाउंट होता है वो बच्चे का पर्सनल होता है या कोई और अल्टरनेटिव है इसका? नहीं, इसमें ये होता है कि या तो बैंक अकाउंट स्टूडेंट का अपना हो, ठीक है, या तो फिर उसके पेरेंट्स में से किसी का हो। सम टाइम होता है कि पेरेंट्स के जॉइंट अकाउंट होते हैं, मदर फादर का जॉइंट अकाउंट होता है, तो वो भी चल जाता है, उसका एफिडेविट लगता है पेरेंट्स का, देन वो बैंक स्टेटमेंट भी चल सकता बेहतर कौन सा है? है स्टूडेंट के अपने नाम का। तो सर, इन द लास्ट आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वक्त हो कंसल्टेंसी के इस सफ़र के दौरान जब आपको जो है खौफ आया हो कि भाई ये काम जो है ना मेरे हाथ से बाहर जा रहा है, और आपने उसको बासानी टैकल किया हो, कोई आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो एक इस तरह का केस था कि जब एक स्टूडेंट का पहले से रिफ्यूज़ल रिजेक्शन लगी हुई थी, और अगेन जो है वो एम्बेसी ने इंटरव्यू कॉल दे दी। सो मतलब अब वो एक स्टूडेंट की कंडीशन ये थी कि जब उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस, क्योंकि हमें देखें, हमारे सारे के सारे जब हमारा फोकस अपने काम पे होता है, हमें चीज़ें वो डिस्टर्ब करती है जब हम देखते हैं ना, तो स्टूडेंट की कंडीशन के जैसे मैंने बताया कि ये क्रेज़ होता है, और स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड करने तक चले जाते हैं। तो सर, ये बात हकीकत में मबनी है या महज बातें बनी? जाहिर सी बात है, आप देखें कि आपको अपनी कंट्री में आपने कोई अपना एक गोल ना रखा हो, और आपके सारे के सारा जो फोकस है वो आपका अपनी चीज़ के ऊपर हो। इवन दैट कि आप लोग देखते हैं पाकिस्तान में लोग मैट्रिक में फेल होते हैं और वो बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा, इसके अंदर आपको तो इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो स्टूडेंट्स बड़े, क्योंकि इसमें इशू ये होता है कि स्टूडेंट की अपनी एक्सपेक्टेशंस, अब जब वो स्टडी कर रहे हैं मैट्रिक इंटर में, तो वो उसकी किसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। सर, आपकी टीम और आप सलाहियत रखते हैं कि बच्चे का दिमाग दुरुस्त रखें आप? देखिए, हम उनको गाइड करते हैं, और मैं जैसे मैं बता रहा था आपको कि उसमें स्टूडेंट को क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन खुद पे होती हैं, उसको अपनी लाइफ से होता है कि मैंने कुछ करना है, बनना है, ठीक है। दूसरी नंबर पे चीज़ आती है उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने बेटे से, और एक मेरे ख्याल में एक ज़िम्मेदार जो बच्चा होता है उसके लिए ये चीज़ बड़ी मायने रखती है कि उसके पेरेंट्स उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती हैं, और वो ये इस चीज़ में खुश होते हैं कि हमारे बेटे का जो है वो वीज़ा लग जाएगा, या हमारी बेटी का वीज़ा लग जाएगा, और वो बाहर चले जाएगी, वहाँ जाके वो पढ़ेगी, कमाएगी, हम जो है वो बड़े अच्छी लाइफ के अंदर आ जाएंगे। तो जब ऑन द एंड जब रिजेक्शन आती है, जो इशू बनता है, तो पेरेंट्स के साथ साथ मेरे ख्याल में कंसल्टेंट के दिल में भी बड़ी अच्छी नहीं गुजरती वो चीज़, कि जब वो स्टूडेंट को देखता है कि वो बड़ा परेशान है। तो इसलिए वो मेरे लिए केस थोड़ा सा बड़ा मुश्किल था कि एक तो पहले रिजेक्शन थी, दूसरी दफ़ा भी इंटरव्यू कॉल आई, तो ये लग रहा था कि इसका वीज़ा नहीं लगना, और वो स्टूडेंट वो था बेचारा जिसने 4-5 दिन से खाना भी नहीं खाया था, इसी टेंशन में कि मेरा क्या बनेगा। तो मुझे लग रहा था कि शायद अगर कुछ इशू बनता है तो वो बेचारा कुछ ना कुछ कर लेना अपने साथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसका जब वीज़ा आया तो वो हमारे लिए बड़ा सब। सर, ये जो एम्बेसी के इंटरव्यू की बला है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चलती रहेगी इन फ्यूचर या
आगे जाके? मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को अपनी क्रेडिबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, और जो यूके ने या यूके ने जो चेक्स लगाए हैं मेरे ख्याल में ये अच्छे हैं। इसमें ये होगा कि पहले ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे थे कि जिनको आप आंखें बंद करके उनकी आप बात सुने और उनको देखें तो आपको पता लग जाना कि वो क्रेडिबल नहीं है। अब बस जो इतने चेक्स लगाए हैं वो डिग्री वेरीफाई कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब आपने जाना है। अब कोई गलत बंदा नहीं जाएगा, ऐसा बंदा नहीं जाएगा कि जिसकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, वो क्रेडिबल नहीं है या उसके पास जेन्युइन डिग्री नहीं है। अगर आपके पास जेन्युइन डिग्री है तो आपको खुश होना चाहिए, और मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं होती। यानी सीधा तो मीधा पैसे रखने वाला जो है वो नहीं जा सकता, नहीं, ऐसे नहीं है अब आज। अब क्रेडिबल बच्चा जो है। अच्छा सर, इन द लास्ट बच्चों को कोई नसीहत आप करना चाहें, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इन बच्चों के लिए क्या एक जो है वो लेसन लेके आता है, बच्चों को बताएं। देखें आप लोग, अगर आपने प्रोसेस करवाना है, सबसे पहले इतना ये जो आपका क्रेज़ होता है लाइफ का, आपका गोल होता है कि हमने बाहर जाना पढ़ना है, इसके लिए जो कंसल्टेंट का एक रोल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जब वो आपके साथ अच्छे बुरे वक्त दोनों में खड़ा हो। ठीक है, आपका इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कंसल्टेंट देखे हैं कि जो जब स्टूडेंट इंटरव्यू फेल कर जाता है किसी एक यूनिवर्सिटी का, तो कंसल्टेंट जो होता है उसका जो इंटरेस्ट है वो स्टूडेंट में जो है वो लो हो जाता है, वो उसको इतनी सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तब फेवर नहीं देता। तो आप ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं कि जब आपका इंटरव्यू फेल होता है, आपने किसी यूनिवर्सिटी में फीस सबमिट करवाई दी या फिर रिफंड करवानी है, तो आप ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जो आपके साथ स्टैंड करे। ठीक है, तो क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत पंगे ना लें। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप लोग खुद इतने एजुकेटेड हैं और आप अपना काम खुद करना चाहते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप किसी अच्छे वेरीफाइड कंसल्टेंट से जब ज्वाइन कर लेते हो तो अब उसकी मैं रीज़न बताता हूँ आपको। रीज़न उसकी ये होती है, आप एक बंदा फॉर एग्जाम्पल किसी भी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, अपना प्रोसेस करवा रहे हैं, अब आप एक बंदा इन्वॉल्व है उसके अंदर। जब आपका कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंट 100 बच्चे दे रहा है उनको, वो आपकी बात सुनेंगे या अपने आपके कंसल्टेंट की बात सुनेंगे, क्योंकि कंसल्टेंट उनको बिजनेस दे रहा है। और जब किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आपका केस से कोई इशू बनता है तो वो यूनिवर्सिटी उसको सॉर्ट आउट करती है। और जब अकेले करेंगे तो आपको बड़े इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा हमें बात करके। जी, तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ मिस्टर अवैस इस्माइल रीजनल मैनेजर मौजूद थे, जिन्होंने हमारे बहुत से जो कंसर्न थे अब स्टूडेंट के स्टडी वीज़ा के मुतल्लिक और इवन लाइफ के मुतल्लिक, जो फ्यूचर उनका कैरियर है उसके मुतल्लिक उन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया। मज़ीद आने वाले पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।